हेलो दोस्तों, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा संविधान के अधीन विभिन्न आरक्षणों के वर्गीकरण पर। हमारे संविधान में कितने प्रकार के आरक्षणों की व्यवस्था की गई है, इसको हम आज आप को समझाते हैं, हम सब मिलकर समझते हैं। यानी आज चर्चा इस संविधान पर हो रही है जिस पर मैंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, भारत का संविधान। और मैंने अपनी इस किताब में आरक्षण को विशेष तौर से दर्शाया है। इसके पृष्ठ संख्या 7 पर संविधान की उद्देशिका से पहले मैंने संविधान के अधीन विभिन्न आरक्षणों का वर्गीकरण शीर्षक से चार्ट के रूप में सभी प्रकार के आरक्षणों को एक जगह मैंने दिखाया है, जिससे कि कोई भी संविधान में कितने तरह के आरक्षण इसको जान सके। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जब मेरी इस पुस्तक में सभी आरक्षणों का वर्गीकरण यहाँ बता ही दिया गया तो फिर इस क्लास की क्या ज़रूरत है, इस विशेष व्याख्यान की क्या ज़रूरत है। वैसे यह व्याख्यान मेरा जो है किसी परीक्षा भर के लिए नहीं है, बल्कि भारत के सभी लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से है। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, तो एक चार्ट के जरिए आप ये जान सकते हैं कि कौन सा आरक्षण किसके पक्ष में कहाँ किया गया है। लेकिन दो बातें आप नहीं जान सकते हैं। एक तो ये कि कौन सा आरक्षण कब दिया गया, सरकार किसकी थी, और दूसरी बात कि कौन सा आरक्षण संविधान की किताब में लिखा तो गया है लेकिन दिया नहीं गया है, हकीकत में लागू नहीं है। और क्यों नहीं लागू है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि वो कौन कौन से आरक्षण हैं जो संविधान में तो लिखे गए हैं, हो हल्ला मच गया, अखबारों में छप गया कि आरक्षण मिल गया, लेकिन दिया नहीं जाता है, कभी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जो नहीं दिया जाता है तो क्यों नहीं दिया जाता है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। मेरे चर्चा के विषय में एक चीज नहीं है कि आरक्षण दिया जाना उचित है कि नहीं है, दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य नहीं है, ये मेरे विषय में नहीं है। किसी दिन इस पर मैं चर्चा करूंगा और मैं अपने विचार प्रेषित करूंगा। अभी संविधान की स्थिति क्या है, आरक्षण संविधान में कहां तक है, इसको समझते हैं। तो भारत के संविधान में 3 जगह पे आरक्षण किया गया है। एक तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो अनुच्छेद 15 में है, सबसे पहले यही है। दूसरा नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में, जो अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 और आर्टिकल 335 से डील होता है। और तीसरा पॉलिटिकल बॉडीज में, पॉलिटिकल बॉडीज आप जैसे कह सकते हैं लोकल बॉडी, जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम इसमें है, ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत आदि में है। दूसरा लोकसभा और विधानसभा में है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषदों में भी कुछ सीटें रिजर्व हैं, लेकिन वो आरक्षण के रूप में नहीं है, बल्कि वो विशेष प्रकार के योग्यता वालों के लिए हैं। तो मैंने तो इस चार्ट में उनका वर्गीकरण किया है, लेकिन वह विशेष क्वालिटी रखने वाले या विशेष क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए है। तो आज हमारी चर्चा के विषय में इसको मैं बाहर करता हूं। राज्यसभा के अनुच्छेद, राज्यसभा में जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों के 12 व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा, नामित किया जाएगा, जो प्रावधान अनुच्छेद 82 में है। विधान परिषदों में भी इसी प्रकार से 6 लोगों को रखा जाएगा, अनुच्छेद 171 खंड 5 में है। और कुछ राज्यों के मंत्री परिषद में कम से कम एक एसटी कैटेगरी का मंत्री होगा। ये राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। लेकिन अब क्योंकि उन राज्यों में मुख्यमंत्री स्वयं एसटी कैटेगरी के बन रहे हैं, तो अब इसमें इसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा एसटी कैटेगरी के मंत्री बन ही रहे हैं अब। यानी इस 75 वर्षों में, संविधान लागू होने के बाद 73 वर्ष हम कह सकते हैं, 73 वर्षों में हमने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है कि आरक्षण से जो हासिल करना था, जो अनिवार्य बनाकर हम एक एसटी को मंत्री बनाना चाह रहे थे आदिवासी बहुल इलाकों में, वहां अब एसटी पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बहुत सारे मंत्री विधायकों बन रहे हैं। तो इस प्रकार मैं इन 3 की चर्चा नहीं करूंगा, इसके अलावा सब पर चर्चा होगी। सबसे पहली चर्चा होगी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो जातियों के आधार पर है, हम जातियों के आधार पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आएगा
तो सबसे पहले इसमें आएगा लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण। सबसे पहले इसमें आएगा लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण, जहां अब महिला आरक्षण को लाया जा रहा है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का बिल पेश किया गया और कल लोकसभा में वो पारित भी हो गया है संविधान संशोधन के रूप में। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, लेकिन वो पारित होने पर 128वां संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक है, बिल के रूप में 128वां है। जब पारित हो जाएगा तो उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो जरा विधि के विद्यार्थी ध्यान देंगे। खैर, अभी हम इस पर ध्यान दें कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो आरक्षण मिला हुआ है वो किसको मिला है और कहां कहां मिला है। एससी और एसटी को केवल मिला है। पहली बात जान लीजिए कि ये आरक्षण केवल एससी और एसटी को ही मिला हुआ है और ये आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। कितने दिन के लिए था? तो ये आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। यही एकमात्र आरक्षण है जो 10 वर्षों के लिए था। लोग कंफ्यूज करते हैं, नौकरी के आरक्षण को बोल देते हैं कि 10 वर्षों के लिए था, खत्म हो गया। अभी आते हैं नौकरी वाले पे, तब समझ में आएगा कि आरक्षण था कब से, दिया कब, कितना दिया और कितने समय के लिए था। इन पर चर्चा मैं करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि ये जो आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए था। ये कहाँ लिखा हुआ है? राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 334 में। ये 334 में। ये कब से मिला था? तो एससी एसटी के पक्ष में जो लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व होती हैं वो पूना पैक्ट से, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर साहब अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट। अंग्रेज जो बांटना चाहते थे, हिंदू समाज से दलितों को अलग करना चाह रहे थे, जिसके समर्थन में थे अंबेडकर साहब, क्योंकि वो ये मानते थे कि कभी भी दलितों के सिवाय जो शेष हिंदू समाज है, मैं इसमें केवल सवर्ण ही नहीं कहूँगा, ओबीसी जातियाँ भी इसमें आती हैं, शेष हिंदू समाज, ये कभी भी दलितों को वोट देकर नहीं चुनेंगे, ये दलितों को अपना प्रतिनिधि नहीं मानेंगे। अंबेडकर साहब ये मानते थे। गोलमेज सम्मेलन के बाद अंग्रेजों ने जो प्रस्ताव दिया था उसके अनुसार सिखों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र थे, यानी वहीं पर एक ही जगह पर कोई एक सिख भी चुना जाएगा, एक दलित चुना जाएगा, एक अन्य हिंदू चुना जाएगा और मुस्लिम चुना जाएगा। सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जो मुसलमान, जिसको कहा जाता है कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी, उस पर ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, जिससे द्रवित होकर के डॉक्टर अंबेडकर ने फिर पूना पैक्ट किया, जिसके तहत सभी हिंदू, दलितों को छोड़कर से सभी हिंदुओं की तरफ से महात्मा गांधी ने डॉक्टर साहब से एक वादा किया कि आप अलग वर्ग, आप अलग प्रतिनिधि अपना मत भेजिए, बल्कि हम आप ही को प्रतिनिधि के रूप में चुने, यानी दलितों को ही प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। इसके लिए आप कुछ सीटें रिजर्व कर लीजिए कि वहां हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, यानी वहां कोई जनरल या आज की ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जात का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ही नहीं। अर्थात आपके लिए चुनाव लड़ने के लिए सीट रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, वो इसलिए था क्योंकि अगर वहां और लोग चुनाव लड़ेंगे तो लोग वोट दलित को नहीं देंगे। आज भी समाज में बहुत हद तक है। आज भी आप संसद में, लोकसभा में देख लीजिए या विधानसभाओं में देखिए, तो एससी एसटी के लोग वहीं उसी सीट से चुनाव जीतते हैं जहां उनके लिए सीट रिजर्व है। 1-2 सीट शायद कहीं अब अपवाद बन रही होगी, अन्यथा अभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि कहीं सामान्य सीट से कोई दलित चुनाव लड़े और जीत जाए। अभी ऐसा नहीं हो पाया है। ये हमें सोचना होगा, हमें मानना होगा कि अभी हम सामाजिक तौर से इतना भेदभाव मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान हमारे दिमाग में भरा पड़ा है। अगली बात, तो ये कब तक चलना था? अनुच्छेद 334 के अनुसार ये केवल 10 वर्षों के लिए था, जिसे समय समय पर बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने बढ़ा के इसको अगले 10 वर्षों के लिए कर दिया है। ठीक है, 70 वर्ष के पश्चात नहीं रहेगा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये 70 वर्ष के पश्चात नहीं रहेगा, ये संभव नहीं है, ये फिर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ, 70 क्या, अब तो 80 कर दिया गया। 80 वर्ष के पश्चात नहीं रहेगा, अब तो 80 कर दिया गया है, लेकिन ये फिर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब 80 वर्ष कर दिया गया है। अगली बात 2019 में किया गया, आंग्ल समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में और आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति को विधानसभा में
मनोनीत करने की बात की गई, इसे भी मोदी सरकार ने अब हटा दिया है। ये अब हट गया, ये 2019 के चुनाव में नहीं है। चुनाव में तो होता नहीं था, ये तो मनोनीत होते थे, लेकिन अभी नहीं है। तो अब हम इस पे चलते हैं आगे कि SC ST के पक्ष में जो ये आरक्षण है, ये राजनीतिक आरक्षण है। इसी आरक्षण की देन है कि चाहे जीतन राम मांझी जी को आप देखिए, आप उनका इतिहास पढ़िए, वो एक स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उनको टिकट क्यों दिया गया था? क्योंकि ये रिजर्वेशन था, और आगे चल करके उससे वो एक पॉलिटिकल शक्ति बनते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं इस कैटेगरी में मायावती जी को नहीं रखूंगा, क्योंकि वो दलितों की चेतना के एक आंदोलन से पैदा हुई नेता हैं, लेकिन इस आरक्षण ने काम किया। आप ये नहीं कह सकते कि आरक्षण से काम नहीं हुआ, हुआ है काम। चाहे रामधन जी हो जो हमारे लालगंज सीट से चुनाव जीतते थे, राम बदन जी जो हमारे यहां से विधानसभा सीट जीते थे, मैं तमाम लोगों का नाम ले सकता हूं जो कि इस आरक्षण की वजह से ही राजनीति में आए, अन्यथा वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। ठीक है, तो इस आरक्षण ने बहुत काम किया। भारत में जो दलित और आदिवासी हैं उनको आगे ले जाने को, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत उनको सुगमता दी। मेरी तकलीफ इतनी है कि इस वर्ग से इस समय संसद में जो सांसद विधायक, संसद में सांसद यानी लोकसभा में सांसद और विधानसभा में जो विधायक बैठे हैं, वो दल बदल कानून के बन जाने के बाद अब अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम नजर आते हैं। जी हां, अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम नजर आते हैं। वो अपनी पार्टी के द्वारा इस समुदाय के हित के खिलाफ लिए जाने वाले फैसले पर आवाज नहीं उठा पाते हैं। मैं इसका दृष्टांत दूंगा कि कब SC ST कम्युनिटी का सांसद या विधायक SC ST समुदाय के खिलाफ लिए जाने वाले फैसलों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, यानी वो बाबा साहब के त्याग को विफल कर देता है, वो महात्मा गांधी के उस वादे को विफल कर देता है, वो दल बदल के कानून में फंसा रहता है और वो चुपचाप मलाई खाता है कि कहीं हम हट जाएंगे तो फिर हम चुनाव कैसे जीतेंगे। और पार्टियां भी जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जिनका अपनी कोई पहचान जनाधार न हो, कार्य के दम पर न हो, जात के दम पर तो यहां पहचान हो ही जाती है। यानी इस आरक्षण का अगर सही से लाभ उठाया जाता तो SC ST आज और अधिक मुख्य धारा में जुड़ा होता। दल बदल के कानून ने इसे कमजोर किया है। ये जान लीजिए, दल बदल का कानून क्या कहता है कि पार्टी द्वारा लिए गए फैसले का सदन में समर्थन करना ही होगा, अन्यथा आप सदन से निष्कासित हो जाएंगे, सदन से मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। कौन ये रिस्क लेगा? और मैं इसका एक उदाहरण बताऊंगा अभी कि SC ST के खिलाफ सबसे ज्यादा क्या हुआ, जिस पर कोई लोकसभा में कोई SC ST सांसद नहीं बोला है, चुप रह गया है। वो दृष्टांत भी मैं बोल दे रहा हूं, वो प्रमोशन में आरक्षण है। आज तक प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं हुआ, लेकिन कभी आपने किसी लोकसभा के किसी SC ST कैटेगरी से आने वाले सांसद, कैटेगरी का मतलब जो रिजर्व सीट से आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो जनरल सीट से कहीं जीत गया हो तो सबके लिए मान लेता हूं, कभी आपने सुना कि आवाज उठाया हो कि SC ST के कैटेगरी का जो प्रमोशन था, रिजर्वेशन, जो प्रमोशन नौकरियों में जो रिजर्वेशन था, प्रमोशन का जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिया, उसमें एक ऐसी शर्त लगी हुई है, जैसे आज महिला आरक्षण में एक शर्त लग रही है कि वो आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। मायावती जी ने लागू किया, उसके खिलाफ रिट पड़ गई, हट गया। क्यों? क्योंकि शर्त एक लगी है, और शर्त क्या है? नौकरियों में जनसंख्या का अनुपात। तो न तो नौकरियों की संख्या है और न जातिगत जनगणना हुई है। इसी आधार पर SC ST के पक्ष में जो प्रमोशन का आरक्षण दिया गया है वो लागू ही नहीं है। कभी आपने किसी लोकसभा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सांसद को इस सवाल को करते देखा? नहीं देखेंगे आप। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इनकी पार्टी ऐसी आवाज नहीं उठाती, तो ये भी नहीं उठा सकते। ये या तो जानते नहीं हैं और या फिर अपने दल बदल के कानून से अपनी सदस्यता के मुंह में बंधे हुए हैं। अगली बात, तो ये आरक्षण तब से है, ये बल्कि आप कहेंगे कि आज़ादी से पक्के पहले से चल रहा। जी हाँ, पहले से चल रहा है। ये जो 1946 में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, उसमें भी ये आरक्षण लागू था, जिसे संविधान में स्वीकार किया गया। यही एकमात्र आरक्षण है जो 10 वर्ष के लिए है। शेष किसी भी आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नौकरी में आरक्षण है, जो सेवा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, उनकी समय सीमा 10 वर्ष नहीं है। वो उसके लिए कोई समय सीमा है ही नहीं। चलिए वापस लौटते हैं। अब
राजनीतिक निकायों में आरक्षण तो लोकसभा विधानसभा वाला आपने जान लिया। बाद में इसे जब पंचायती राज लागू किया गया 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए, यानी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, जिसको लागू करने का श्रेय राजीव गांधी जी को दिया जाता है, पंचायत राज के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। तो कांग्रेस सरकार ने लोकल बॉडीज के लिए जो संविधान में भाग 9 और 9 को जोड़ा, ठीक है, पंचायतें और नगर पंचायतें, ये दो, इसमें सीधा सीधा आरक्षण कर दिया गया। एससी एसटी इनके लिए अनिवार्य आरक्षण किया गया और ओबीसी के लिए किया जा सकता है, वो राज्यों पर छोड़ते हुए किया गया, लेकिन किया गया अनिवार्य। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई कि आरक्षण नहीं होगा, कोई ऐसी शर्त नहीं कि शर्त के पूरा होने पर होगा। जैसा कि महिला आरक्षण विधेयक में लग रहा है, नारी शक्ति वंदन में लग रहा है कि ये हो जाएगा तब होगा। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान एससी एसटी के पक्ष में प्रमोशन में जो आरक्षण दिया गया उसमें ऐसी शर्त लगी है कि वो पूरी नहीं हो पाई आज तक, और इस नाते आरक्षण लागू नहीं है। तो जरा इस घालमेल को भी समझिएगा। एससी एसटी के पक्ष में अनिवार्य आरक्षण किया गया कि राज्य को करना ही पड़ेगा। लोकल बॉडी में यानी ग्राम पंचायत में, क्षेत्र पंचायत जिसमें बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, जिला पंचायत जिसमें महाप्रधान और आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं उसमें, फिर इसके बाद नगर पंचायतों की बात करेंगे तो टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगम, जनसंख्या के आधार पर ये जो होते हैं। इसमें एससी एसटी का तो आरक्षण अनिवार्यतः है, करना ही पड़ेगा। एससी एसटी के पक्ष में आरक्षण आपको करना पड़ेगा सरकारों को, राज्य से। ओबीसी का चाहे तो करें या ना करें, और चाहे जिसका भी करेंगे, सभी वर्गों में हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल आरक्षण होगा। जैसे ये समाज है, इस समाज में ऐसे हो गया आपका, एक और बना देते हैं, ये हो गया एसटी, ये हो गया एससी, ये हो गया ओबीसी, तो ये जो बचा अपने आप हो गया जनरल। अब इसमें सब में एक आरक्षण हो गया कि महिलाओं का आरक्षण होगा, ठीक है। तो यहां वुमेन्स का हो गया, जनरल की वुमेन, ओबीसी की वुमेन, एससी की वुमेन और एसटी की वुमेन। इसको हम कहते हैं वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है सर, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज आरक्षण, सब में सभी वर्गों में महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया। तो ये जो आरक्षण हुआ है ये 1992 के संविधान संशोधन से लागू हुआ है। तत्समय कांग्रेस की सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, राव जी की सरकार ने ये फैसला किया है। ये कांग्रेस सरकार के समय की उपलब्धि देश को है, ठीक है। तो ये संविधान सभा से पहले का है, ये कांग्रेस सरकार के समय का है, ठीक है। मैंने इसका अनुच्छेद भी यहां लिखा है। अब लौटते हैं आगे। राजनीतिक आरक्षण यहीं तक है। अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होता है, आरक्षण मिलता है, तो उसका उल्लेख भी इसी अनुच्छेद 330 332 में होगा और तदनुसार लागू होगा, लेकिन उसमें जो शर्त है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए जो आरक्षण है, एक्चुअली ये क्यों आरक्षण है? ये आरक्षण इस आधार पर है कि सार्वजनिक संस्थाओं में पहले दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित होता था, वो सबके घाटों पर पानी नहीं पी सकते थे। हाँ, आज कुछ नए नए लोग इन बातों को झुठलाने में लग गए हैं। सच्चाई से आंख मत मूंदिए, बल्कि अगर सच्चाई को मानते हैं कि गलत है तो सुधरिए, सामाजिक बदलाव को स्वीकार करिए। सामाजिक बदलाव का नारा सभी महापुरुषों ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये नारा केवल डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, ज्योतिबा फुले ने दिया था, सावित्रीबाई फुले ने दिया था, पेरियार साहब ने दिया था। ऐसा नहीं है, सभी वर्गों के महापुरुषों ने नारा दिया था। हाँ, उस वर्ग से जो महापुरुष आते हैं वो लोग अपने उस वर्ग के व्यक्ति को महापुरुष मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रयासों से सवर्ण महिलाओं को जो लाभ मिला, इसके लिए सवर्ण महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करनी चाहिए। तो ये जो मानसिक कचड़ा है ना, दिमागी कचड़ा, जब तक इसको साफ नहीं कर लेंगे तब तक महापुरुषों का महत्व समझ में नहीं आएगा और तब तक देश ऐसे ही डूबता रहेगा। चलिए विषय पर लौटते हैं। तो पिछड़ेपन के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है एससी एसटी और ओबीसी के पक्ष में राज्य के संस्थानों में। अब इसको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी कर दिया गया है, ठीक है। अब ये प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी
हो गया है अनुच्छेद 15 के तहत। पहले ये राजकीय शिक्षण संस्थानों में था, क्योंकि अब प्राइवेट संस्थान भी आ गए हैं, इस नाते प्राइवेट संस्थानों में भी हो गया है। अब सवाल उठता है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में किसने किया और राज्य के शिक्षण संस्थानों में किसने किया, क्योंकि ये दोनों ही मूल संविधान में नहीं था। तो राज्य के शिक्षण संस्थानों में 1951 में किया गया, यानी नेहरू सरकार ने किया, पंडित नेहरू की सरकार जो पहली सरकार थी उसके दौरान किया गया। और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में फिर कांग्रेस की सरकार है, 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। आप देखते जाइए कौन क्या किया है, मैं इसको पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन मान रहा हूं। आप देखिए कौन क्या आरक्षण दिया है। आप आरक्षण के समर्थक हो, उससे नफरत करते हो, उसके भाव को समझते हो नहीं समझते हो, उसके लाभार्थी हो नहीं हो, इससे मेरे इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। ये 2005 में हुआ है, ठीक है, 93वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, ये कांग्रेस सरकार ने किया है, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण कर दिया, ठीक है। 1951 में पंडित नेहरू की सरकार ने केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों में, और एक बात ध्यान रखिए कि तब केवल सरकारी शिक्षण संस्थान ही थे, प्राइवेट संस्थान ना थे, ठीक है। अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण किया गया है अनुच्छेद 15(6) में, आर्थिक आधार पर यह सवर्णों के पक्ष में किया गया है। यह पहला संशोधन है, पहली बार ऐसा है कि आरक्षण सवर्णों के पक्ष में भी कर दिया गया। और यह संविधान संशोधन मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, ठीक है। यह संविधान संशोधन जो है वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, 103वां संविधान संशोधन, 103rd। देखिए ये 93rd है और ये 103rd, ये 2019 में है। तो EWS का आरक्षण दोनों जगह पर है, शिक्षण संस्थानों में भी और नौकरी में भी मिलेगा। एक ही अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, 2019 में किया गया था, ठीक है, सामान्य वर्ग के पक्ष में, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित समाज के लोगों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला। ये बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट ने किया। देखते जाइएगा, ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। जितना आरक्षण मैंने बताया एक मनमोहन सिंह की सरकार को छोड़ करके से सारे आरक्षण देने वाली सरकारें पूर्ण बहुमत वाली थी। नरसिम्हा राव की सरकार में भी थोड़ा सा बहुमत कम था, अजीत चौधरी जी वगैरह और झारखंड मुक्ति मोर्चा वगैरह का समर्थन था। वो पहली गठबंधन की सरकार है जो 5 साल चलती है। आप आगे चलते जाइए। अब आपने समझ लिया होगा कि शिक्षण संस्थानों में कहाँ कहाँ आरक्षण है। तो शिक्षण संस्थानों में, राजकीय संस्थानों में 15(4) जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, ठीक है, पंडित नेहरू की सरकार में। उसको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में 2005 में जोड़ा गया। 93वें संविधान संशोधन से मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए फर्स्ट सरकार है। और इसके अलावा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण जो है किया गया शिक्षण संस्थानों में। यह कब किया गया? यह 2019 में मोदी जी की सरकार में किया गया है, ठीक है। अगली बात अब चलते हैं। हाँ, लिंग के आधार पर महिलाओं के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, ये कोई नौकरी या शिक्षण संस्थान में आरक्षण नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनके पक्ष में कहीं कोई आरक्षण लागू किया जाता है तो मूल संविधान के अनुच्छेद 15(3) में लिखा है, यानी मूलतः लिखा है कि उसके लिए उसको उचित माना जाएगा अगर महिलाओं के पक्ष में कुछ होता है तो आपने पॉलिटिकल आरक्षण समझ लिया, आपने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण समझ लिया। अब आप चलते हैं नौकरियों में आरक्षण, जो बहुत बड़ी विषमता का कारण रहा है और उत्थान का आधार भी है, ठीक है। बहुत बड़ा इससे वैमनस्य भी पैदा हुआ और ये उत्थान का कारण भी है। आज तमाम ऐसे लोग जो कभी नौकरियों में जा ही नहीं सकते थे, वो जो नौकरियों में दिखते हैं, उसका कारण आरक्षण का यह माध्यम है, ठीक है। तो अब चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। लिंग के आधार पर नौकरियों में भी किया जा सकता है अनुच्छेद 15(3), ठीक है, ये तो 15 से गवर्न होगा। लेकिन हम जाति की बात करते हैं और अधिवास के आधार पर कुछ आरक्षण लागू किए जाते हैं। ये चूंकि चार्ट मैंने पूरा बनाया है, ये भी मूल संविधान में है, ये मूल संविधान में, ये मूल संविधान में है, ठीक है। अधिवास का मतलब जैसे पोस्टमैन कहाँ का बनाया जाएगा, डाक सेवा जो है नेशनल गवर्नमेंट की सर्विस है,
तो पता चलेगा केरला के किसी व्यक्ति को बिहार के किसी गांव का पोस्टमैन बना देंगे तो किस भाषा में बात करेगा। तो इस नाते डोमेसाइल कहीं कहीं इंपॉर्टेंट बनाई गई। टीटी अक्सर देखा करिए आपके अगल बगल के ही होते हैं, ठीक है। केरला का कोई टीटी आपको ट्रेन में मिला क्या? जबकि रेलवे तो नेशनल गवर्नमेंट सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ऐसा नहीं। तो इसी नाते अधिवास कहीं कहीं महत्व रखा गया है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं जातिगत आरक्षण जो है। इससे पहले हम एक बात पढ़ ले, धार्मिक आधार पर सेना में धर्म गुरुओं के पद हैं और वो पद हर एक धर्म के व्यक्ति को ही केवल दिए जाते हैं, वहां धार्मिक भेदभाव को मान्यता दी गई है। ये आपको अनुच्छेद 16(5) में मिलेगा। इस नाते इसको भी आप उचित मानिएगा, क्योंकि वहाँ जब कभी कोई सैनिक शहीद हो जाता है, कोई कर्मकांड करना होता है या कोई रिचुअल करना होता है सेना में, तो उसके लिए पंडित, मौलवी, पादरी और ग्रंथी की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको उचित मानेंगे, क्योंकि संविधान में उचित मानकर ही लिखा गया है और इसका कोई अन्य कारण नहीं है इसके अनुचित माने जाने का, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पॉलिटिकल और अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, ना कोई इसका सोर्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। क्या ये मूलतः था? जी हाँ, 16(5) जो है मूलतः है, तो ये भी मूल है, ठीक है, ये भी मूल है। तो ये आप जो देख रहे हैं सब ये ओरिजिनल है। अब आते हैं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। मूल संविधान में नौकरी के लिए आरक्षण था, जी हाँ था, नौकरी में आरक्षण था। कितना था और कितना बढ़ाया गया? हमारी किताब में ये तो एक चार्ट हुआ। जब आप इस चार्ट पर जाएंगे, अनुच्छेद 16 पर जो चार्ट है पूरा विधिवत, तो एक ही जगह पर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कि कब कब कहाँ कहाँ संशोधन सहित मैंने और वर्ष सहित कौन सा संशोधन, 103वां संशोधन 2019 द्वारा, 81वां संशोधन 2000 द्वारा, ठीक है, 2000 का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी, 71वें संविधान संशोधन 1995 यानी कि नरसिम्हा राव, 77वें, 85वें संशोधन 2001 यानी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो कब कौन सी सरकार रही, 2019 यानी मोदी जी, किसकी सरकार में क्या संशोधन हुआ ये आप जान जाएंगे। लेकिन फिर भी इस चार्ट से ये नहीं जानेंगे कि कौन सा आरक्षण लागू है कौन नहीं लागू है, ठीक है। आते हैं अब हम देखते हैं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुच्छेद 16(4) जहां लिखा है, इसका मतलब है ये मूल है, ओरिजिनल है। इसमें क्या है कि जब नौकरी की जाएगी, जब बेस भर्ती होगी, तो वहां पर रिजर्वेशन होगा। अब बेस भर्ती का मतलब क्या है? जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट में बेस भर्ती यानी मूल भर्ती कहां से होती है? तो सिपाही पद पे होती है, दरोगा पद पे होती है, और फिर डिप्टी एसपी जो पीसीएस से होता है, और आईपीएस जो आईएएस के एग्जाम से, इसको आप आईएएस एग्जाम कहते हैं सामान्य तौर पे, ठीक है, जो पीएससी कराता है। ये 4 जगह सीधी भर्ती होती है, तो वहां से रिजर्वेशन होगा। लेकिन क्या डीजीपी के पद पे रिजर्वेशन है? जी नहीं, क्योंकि ये वो मूल नियोजन नहीं है, उसके बाद प्रमोशन है या सरकार द्वारा नामित किया जा रहा है, तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी एक नई बात आ गई है कि लिटरल एंट्री दे रहे हैं, सीधी भर्ती कर दे रहे हैं, तो वहां भी रिजर्वेशन नहीं है। अब अगली बात आती है कि अनुच्छेद 16(4) को जोड़ा गया और सीनियरिटी एंड प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया। सीनियरिटी और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया गया, जरा इसके बारे में जान लीजिए। प्रमोशन में दिया गया 1995 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 77वां संविधान संशोधन 1995 जब किया गया तो सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। लेकिन ये आरक्षण केवल एससी एसटी को मिला। प्रमोशन का जो आरक्षण मिला, नौकरियों में जो पहले तो भर्ती हो जाएंगे फिर प्रमोट होंगे, क्योंकि ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि भर्ती तो नीचे होती है, शेष ऊंचे के पद तो प्रमोशन से हैं, और प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो जा नहीं पाएंगे वहां तक। और वहां तक अगर प्रमोशन में जाएंगे तो जो आज सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ वो दरोगा कब बनेगा? 20 साल बाद। तो ये तो बहुत समय लग जाएगा। तो इस नाते ये सोच करके बनाया गया। उचित है कि उचित, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। एससी एसटी के फेवर में ही है केवल, और यही कारण है कि एससी एसटी का जो प्रमोशन का आरक्षण है ये आज तक लागू नहीं हो पाया है। तमाम राज्यों ने प्रमोशन के लिए कानून ही नहीं बनाया। देखिए, संविधान में जो आरक्षण लिखा है यूं ही नहीं लागू हो जाएगा, इसके लिए फिर कानून बना के लागू करना पड़ता है। बनाया ही नहीं कानून। एससी एसटी के नाम पर वोट मांगने वाले पार्टियों से पूछिए आप कि उन्होंने प्रमोशन के लिए कानून बनाया। एक प्रदेश में बना कानून, कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो बना,
अब इसमें पहले एक बात और जान लीजिए, तो फिर उसका विरोध किसने किया? चूंकि ये SC ST का ही है, तो जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने बनाया। जिस समय आरक्षण चल रहा था, मायावती जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का यह प्रमुख मुद्दा था कि इसको हम खत्म करेंगे। भाजपा का भी ये मुद्दा था, थोड़ा शांत होके था, सपा खुलकर वो बात कह रही थी। और जैसे अखिलेश यादव की सरकार आई, तो चूंकि इस अनुच्छेद को, इस कानून को जो मायावती जी ने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट में पहले से चुनौती दी गई थी। किस आधार पर दी गई तो भी बताऊंगा। सरकार ने सही पैरवी नहीं की और ये आरक्षण समाप्त हो गया। क्या क्या था इसमें, एक बात और जानिए। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक काम किया है। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने केवल प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें समझिए कि आग में घी डाल दिया। प्रमोशन तक तो ठीक है कि पीछे से कोई हमारे आया, लेकिन हमसे आगे निकल गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रमोशन के साथ सीनियरिटी दे दिया, यानी दो लोग एक साथ भर्ती हो रहे हैं, एक प्रमोट हो गया है तो ठीक है, यानी वहां कोई बैठा तो उससे पीछे से प्रमोट हो गया, ठीक है, लेकिन सीनियर भी मान लिया गया, उसको सीनियरिटी दे दी गई। सीनियरिटी के हिसाब से भत्ता ये सब कुछ मिल गया। इसका आरक्षण कर दिया सन 2001 में 85वें संशोधन द्वारा। तो ये प्रमोशन तो नरसिम्हा राव ने किया, लेकिन सीनियरिटी का आरक्षण कर दिया कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि अब सभी वर्गों के लोगों को, SC ST के अधिकारी कर्मचारी आंखों में चुभने लगे कि ये तो हमसे नीचे आया ऊपर गया। एक और भी चीज़ देखी गई कि जिस समय कोई SC ST का अधिकारी कर्मचारी ऊपर के अधिकारी से जूनियर होता था, तो लोग उससे डरते थे कि अभी कुछ ही दिन में सीनियर हो जाएगा, और मैंने न केवल प्रमोट होगा बल्कि सीनियरिटी भी मिल जाएगी, सीनियर भी हो जाएगा। तो इस तरह से डिसिप्लिन भंग होने लगी थी। ऐसा व्यवहारिक, अच्छी व्यवहारिक सत्यता है, ये व्यवहारिक समस्या है। आप उसका कोई तरीका निकालिए। ये सच है कि ऊपर के पदों पर SC ST का प्रतिनिधित्व नहीं है, OBC का नहीं है, इसका कोई उपाय निकाला जाना चाहिए, और निकल सकता है उपाय अगर लोग सही मन से सोचेंगे तो। लेकिन ये एक तरह से झगड़ा हो गया, और यही कारण है कि SC ST को छोड़ करके से सारे लोग लामबंद हो गए, और ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती देकर समाप्त कर दिया गया। किस आधार पर? तो इस आरक्षण में जो प्रमोशन का आरक्षण, उसमें एक बात लिखी है, और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की, वही व्याख्या अगर सभी आरक्षणों पे कर दी जाए ना, तो लगभग सारे आरक्षण नौकरी वाले समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं की गई। चलिए 4 क कह रहे हैं पढ़ने के लिए। जी हाँ, 4 क पढ़ रहे हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों से जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों के पर अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए बंद करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य सरकार चाहे तो अपने अधीन सेवा में SC ST को प्रमोशन विद सीनियरिटी का प्रावधान दे सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन कब? एक शर्त लगी है, जबकि राज्य सरकार की राय में उस वर्ग की सेवा में SC ST समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जब मायावती जी ने इसको कानून बना के लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आपके राय का आधार क्या है। सरकार ने लिखा, मायावती जी की सरकार ने लिखा कि हमारी राय में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसको चुनौती दी गई कि आपकी उस राय का आधार क्या है। जाति जनगणना तो हुई नहीं है, तो आपने जाना कैसे कि ये कितने हैं और इनका कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नंगी आंख से दिखने वाली चीज पर सवाल उठा करके उसको बंद कर दिया गया। कौन नहीं जानता कि SC ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है नौकरियों में। आप उसको लिमिट कर सकते थे कि इतने तक ही दे दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। नहीं, या तो कहिए कि मैं सवर्ण हूं तो सवर्णों के लिए सोचूं, दलित दलित के लिए सोचे, मुसलमान मुसलमान के लिए सोचे, या तो ये कहिए, या तो कहिए कि नहीं तुम जहां हो वहीं रहो। ये झूठी तर्क कुतर्क गढ़ करके आपने क्यों आरक्षण को रोक दिया? या तो कहिए कि नहीं जो जहां वहीं रहेगा, होने दीजिए, देश में जैसे भी चल रहा चलने दीजिए। लेकिन जब आप ये मानते हैं कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तो दिया जा सकता है अवसर। जनगणना का आंकड़ा जारी करने की पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, राज्यों का हक ही नहीं है। और राज्य को कह दिया गया कि आप कानून बना के आरक्षण दे सकते हैं। वो कैसे राय बना पाएंगे कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? कैसे बना पाएंगे राय? आंकड़े वो जारी नहीं करेगा।
और अगर ये बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सवाल करेगा कि आपकी राय का आधार क्या है, और यही कह के खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन जारी करना चाहिए था कि आप इनको आंकड़े दीजिए, नहीं तो सवाल उठेगा ना कि जो लोकसभा विधानसभा में जो SC ST के लोगों को बाबा साहब ने आरक्षण दिलवाया था वो क्या कर रहे हैं, वहां मलाई खा रहे हैं? कभी सवाल उठाते देखा आपने? पंकज कुमार त्रिपाठी ये सवाल कर रहे हैं। दिमाग से निकाल दीजिए कि दूसरे जात के लोग अन्य जातियों के लिए न्याय की बात नहीं करते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म और जात के लिए न्याय की बात करते हैं। तो चलिए, एक आरक्षण और भी है, बैकलॉग की व्यवस्था। अब इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, 16/4 पर OBC SC ST तीनों को आरक्षण मूल नियोजन में जो मिला था, जरा इस पर बात कर लेते हैं। ये जो मूल नियोजन में भर्ती का प्रावधान था, आपको लग रहा है कि ये 1950 26 जनवरी से है, यानी कि SC ST OBC को जो आरक्षण है वो 1950 में संविधान के लागू होते ही नौकरियों में मिल गया। आपको पढ़ के ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जी नहीं, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। SC ST का आरक्षण तो लागू हो गया संविधान लागू होते ही, क्योंकि अनिवार्य आरक्षण था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों को भी दिया जा सकता है तो दिया ही नहीं गया, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं की गई। कब तक नहीं की गई? 1977 तक नहीं की गई। 1977 में BP मंडल की अध्यक्षता में एक BP मंडल कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला गया, और 1990 में जाकर के इसकी रिपोर्ट को लागू किया गया और OBC को आरक्षण दिया। किसने दिया? जनता पार्टी की सरकार जो BP सिंह जी की थी, BP सिंह की सरकार ने यह आरक्षण दिया। ठीक है, इस सरकार को समर्थन कौन दे रहा था? BJP दे रही थी उस समय, जो कुछ समय के बाद इस आरक्षण के लागू होने के कुछ समय के बाद समर्थन वापस ली और सरकार गिर गई। यहां भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई भी दलित OBC नेता BP सिंह की चरण वंदना करते कभी नहीं देखा गया, जबकि BP सिंह जी महाबलिदान कर दिया, अपना राजनीतिक बलिदान कर दिया। अंदर की सोच किसी की क्या है कौन जानता है, लेकिन जिसने कोई कार्य किया आपके लिए, आप उसके बारे में कहिए। तो 1990 में BP सिंह जी ने की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया, तब OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला। यानी OBC का आरक्षण 1950 से लागू नहीं है, बल्कि इस देश में 1990 से लागू हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि 70 साल से आरक्षण ले रहे हो, आरक्षण गलत है कि सही, ये अलग बात है, लेकिन ये कहना कि 70 साल से ले रहे हो, ये झूठ बात है। 70 साल से नहीं ले रहे हैं, 1990 से लागू हुआ है। तो ये भी जानिए। अगली बात कि तब SC ST को जो आरक्षण तो था, मिल रहा था नौकरी में, लेकिन बैकलॉग की व्यवस्था नहीं थी। अनुच्छेद 16/4 बैकलॉग, कैरी फॉरवर्ड। बैकलॉग का मतलब कि जिस वर्ग के लिए जो सीट रिजर्व है, अगर वो नहीं सीट मिलेगी उनकी, तो वो सीट उनकी खाली छोड़ दी जाएगी, भले ही वो सीट खाली हो जाए, जब तक कि उस वर्ग से कोई योग्य व्यक्ति न मिले। पहले क्या था कि अगर SC ST के आरक्षण या OBC के आरक्षण में, OBC के मामले में तो खरे कभी नहीं हो पाया, लेकिन SC ST का जो संविधान के समय से आरक्षण था, सीटें इनकी रिजर्व होती थी, फिर योग्य व्यक्ति के न मिलने पर जनरल में से या OBC मतलब जो भी कोई अन्य जाति का है उसको ले लिया जाता था, ये कह के कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला SC ST समुदाय से, इस नाते हम इनको भर्ती कर रहे हैं। और इस प्रकार SC ST का आरक्षण व्यवहारिक रूप से लगभग निष्प्रभावी सा था। तो ये कब प्रभावी हुआ? जब बैकलॉग का रूल लागू किया गया, अनुच्छेद 4 को। ये किसकी सरकार ने लागू किया? बैकलॉग को लागू 16/4 को लागू किया है। 81वां संविधान संशोधन सन 2000, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, गठबंधन की सरकार थी। ये बैकलॉग व्यवस्था, और ये बैकलॉग व्यवस्था केवल SC ST के लिए नहीं है, बल्कि हर एक वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसको बैकलॉग कर दिया गया, चाहे SC का की सीट का रिजर्वेशन हो, ST का हो या OBC का हो। तो सन 2000 में जब बैकलॉग की व्यवस्था की गई है, तब जाके सीटों का जो अनुपात रिजर्व हुआ वो वहीं रुक गया, यानी वो उसी वर्ग में जाएगी, वो सीट दूसरे वर्ग में नहीं जाएगी। तो अगर आप ये कहें कि SC ST के न मिलने पर सीट किसी और को दी जा रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं केवल जनरल को ही दी जा रही थी,
हो सकता है किसी ओबीसी को भी मिली हो, मान लें अगर, तो भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो 1990 तक तो ओबीसी का आरक्षण था ही नहीं, और 2000 तक एससी एसटी का आरक्षण भी हवा में ही था, नौकरियों वाला। आगे चलते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण कब हुआ है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे यहां लागू हुआ है शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये केवल जनरल के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है, ये रिजर्व कैटेगरी के लोगों को नहीं दिया गया है। वैसे ही 16(6) जोड़ा गया 2019 में मोदी जी सरकार द्वारा, ठीक है। तो मोदी सरकार ने अगर कोई आरक्षण किया है तो वो सवर्णों के लिए किया है, गरीब सवर्णों के लिए। हम सवर्ण शब्द यहां लगा सकते हैं, क्योंकि जनरल में आप नहीं कहेंगे सर तो जनरल के लिए तो फिर सवर्ण ही क्यों है, जनरल में तो सब कोई आता है, जनरल में एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं, जनरल का मतलब ओपन फॉर ऑल। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने मना किया, इसमें लिखा हुआ है कि जिसको अन्यथा रिजर्वेशन न हो, तो ये जनरल के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो नॉन रिजर्व के लिए आपने रिजर्व कर दिया तो इसमें वही लोग आएंगे जो लोग वहां नहीं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आर्थिक आधार पर नौकरियों में जो आरक्षण मिला है ये 2019 में मोदी सरकार के द्वारा किया गया प्रयास है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप आरक्षण कहां कहां है इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप ये भी समझ गए होंगे कि कब कब आरक्षण हुआ है, ठीक है। इस पर मेरी इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर हमारी पुस्तक अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे अपने खुद के सिस्टम से भी मंगा सकते हैं आप, ठीक है। जिसके लिए हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, यहां से भी मंगा सकते हैं आप। एट 957568536, ठीक है। इसके अलावा मैंने लॉ पे 28 किताबें लिखी हैं। आप कोई भी किताब फ्लिपकार्ट पे जो लिस्ट है या इस नंबर पे संपर्क करके जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं, ठीक है। संविधान पर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।